चलिए देखा जाए। आज हम लोगों के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दूसरा लेक्चर होगा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वो क्या पढ़ा था? एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट पढ़ा था। जो लास्ट टाइम हम लोगों ने बात करी थी, वो बात थी अपनी किस चीज़ की? वो बात थी अपनी एवरेज करंट की, जिसमें मैं आपको बोला था क्या कि आई एवरेज इक्वल टू हम लोग कितना लिखते हैं, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। और दूसरी बात जो की थी वो आई इंस्टेंटेनियस इक्वल टू हम लोगों ने क्या की थी, डी क्यू बाई डी टी। इस पर कुछ क्वेश्चन बोले थे। उसके बाद यहीं से एक क्वेश्चन निकाले थे कि डेल्टा क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन T1 से T2 तक और आई डी टी। ये तीन चीज हम लोगों ने पिछले दिन पढ़ा, और इस तीनों कॉन्सेप्ट पर क्या किया हम लोगों ने, क्वेश्चन भी कुछ एकाध किया था, है ना। एवरेज का मतलब क्या होता है कि फॉर गिवन टाइम इंटरवल, अगर गिवन टाइम इंटरवल रहे तो गिवन टाइम इंटरवल के लिए जो आपका होगा वो हम लोग एवरेज का बात करेंगे। अगर किसी पार्टिकुलर टाइम के लिए बात करेंगे तो क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस का बात करेंगे। और अब पार्टिकुलर टाइम यदि हम लोग बात करते हैं तो किस चीज का बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस का बात करते थे। और आपको ये भी बताए थे कि जो करंट फ्लोन होता है, ठीक ना, करंट फ्लोन डज नॉट डिपेंड्स ऑन, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर पे ये डिपेंड नहीं करता है कि अगर एक ऐसा कंडक्टर हो, इससे जुड़ा हुआ एक ऐसा कंडक्टर हो, और इसी से जुड़ा हुआ एक और पतला कंडक्टर हो, तो इस सारे से जो करंट बहेगा वो कितना आई, तो इससे भी करंट कितना आई, इससे भी करंट कितना आई, मतलब करंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना बात हम लोग पिछले दिन तक कर चुके थे, ठीक है। आज जो हम लोग नई बात करने वाले हैं, इसमें क्या नया बात करने वाले हैं? तो आज जो हम लोगों का नया बात होने वाला है, ये नया बात है अपना कि मैकेनिज्म का बात करेंगे कि आखिरकार किसी भी कंडक्टर से होकर के करंट फ्लो कैसे करता है। तो इसके लिए आपका एक टॉपिक है क्या, क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का क्लासिकल थ्योरी आज हम लोग देखने वाले हैं। इसको आपको समझना भी है, एकदम बखूबी समझाना है। मैं एक बार इसके इंट्रो क्लास में इस चीज को समझाने का प्रयास किया भी था, ठीक ना। तो मैं क्या बोला था भाई कि अगर कोई कंडक्टर होता है, मान लीजिए कि कोई सा एक कंडक्टर है, तो वो कंडक्टर इसीलिए कंडक्टर है क्योंकि इसके पास क्या है, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। कोई भी कंडक्टर कंडक्टर इसीलिए है क्योंकि इसके पास क्या है, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये कंडक्टर है मान लो, और इसके बाद बहुत सारा क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो आप पढ़े होइएगा क्या केमिस्ट्री में, या फिर कहीं भी आप जरूर पढ़े होइएगा कि किसी भी मेटल का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है, ये इंटरनल टेम्परेचर इसके सराउंडिंग से कम टेम्परेचर का होता है। मतलब अगर बाहर का टेम्परेचर मान लो 28 डिग्री सेल्सियस है, और अंदर का टेम्परेचर मान लो इसका कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस का, तो आप ये भी जाने होइएगा क्या कि हीट एनर्जी, इसको आप कैसे प्रैक्टिकली फील कर सकते हैं। तो किसी भी मेटालिक चीज को आप न्यूट्रल स्टेट में छूइए, अगर घर में कोई लोहा का सामान रखा है तो उसको छूइए तो आपको ठंडा लगेगा, लगेगा कि नहीं। इसका मतलब क्या है कि जो बाहर का टेम्परेचर है वो अंदर के टेम्परेचर से अधिक है, तब तो टेम्परेचर हाइयर से लोअर में आ रहा है, तो हमको ठंडा एहसास हो रहा है ना। तो ये चीज जो है सो किसी भी मेटल के लिए वैलिड होता है क्या, कि बाहर का टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर जो होगा वो मेटल के इंटरनल टेम्परेचर से क्या होगा, ज्यादा होगा। और आप जानते हैं क्या कि जब किसी भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा, तो एनर्जी मिलेगा तो वो उछल कूद मचाना शुरू करेगा। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल है, बहुत ज्यादा छोटा पार्टिकल है। इस छोटे से पार्टिकल को अगर हम थोड़ी सी भी एनर्जी दे देते हैं तो ये एनर्जी क्या होता है, इसको उथल पुथल मचाना शुरू कर देता है। तो इसका अगर बाहर का टेम्परेचर है अधिक और अंदर का टेम्परेचर है कम, तो इन सारे इलेक्ट्रॉन को जो है तो इधर से एक एनर्जी मिलेगा सराउंडिंग से,
जो एनर्जी कैसा होगा, थर्मल एनर्जी होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मल एनर्जी बोलेंगे, जो इसको हीट के कारण मिल रहा है। ठीक ना, थर्मल एनर्जी हीट के कारण मिल रहा है। अब इन सारे इलेक्ट्रॉन को ये एनर्जी मिल रहा है कैसे, हीट के कारण, क्योंकि सराउंडिंग का हीट जो है वो इंटरनल हीट से ज्यादा है, और अधिक हीट से कम हीट के तरफ क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा। हीट के रूप में जब इन सारे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन इसमें रैंडम मोशन करने लग जाएंगे। ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसमें रैंडम मोशन करने लग जाएंगे, कोई भी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आप देखिए कि कोई भी किसी भी समय किसी भी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये सारे इलेक्ट्रॉन का क्या है, रैंडम मोशन। तो इसमें हो क्या रहा है, हो रहा है ये कि ड्यू टू थर्मल एनर्जी, ड्यू टू थर्मल एनर्जी द electrons gains energy and hence gets kinetic energy। क्या करता है, ये एनर्जी लेता है और इसको कैसा एनर्जी में ये बदल देगा, काइनेटिक एनर्जी में बदल देगा। एंड इसके बाद क्या करेगा, स्टार्ट्स मूविंग विथ एंड स्टार्ट मूविंग इन रैंडम, स्टार्ट्स मूविंग इन रैंडम मोशन। ये क्या करेगा, रैंडम मोशन में मूव करना शुरू कर देगा, जिसका स्पीड क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा, विथ वेरी हाई स्पीड। ध्यान दीजिएगा, अपने पास दो टर्म है, एक टर्म है स्पीड और एक टर्म है वेलोसिटी, दोनों अलग अलग टर्म है। तो स्पीड जो इस इलेक्ट्रॉन का होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा हाई स्पीड होगा, और ये जो स्पीड होता है ये करीब करीब 10 का पावर 5 मीटर पर सेकेंड का। बात समझ में आ रहा है कि कोई एक इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल है, इसको बाहर से अगर 1 डिग्री सेल्सियस का भी हीट मिल जाए तो उस छोटे इलेक्ट्रॉन के लिए वो बहुत हीट हुआ। मान लीजिए एक चींटी को अगर एक चीनी के पहाड़ के नीचे दबा दे तो वो चीनी उसके लिए क्या हो जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा। एक चींटी के लिए एक मुट्ठी चीनी भी क्या हो जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा। तो भाई ये इलेक्ट्रॉन उतना छोटा पार्टिकल है, अगर इसको 1 डिग्री सेल्सियस भी हीट का ट्रांसफर हो जाए, तो हीट का ट्रांसफर हो जाए तो उसके लिए क्या होगा, इन्फानाइट एनर्जी होगा। अब ये एनर्जी लेकर के करेगा क्या, उछल कूद मचाना शुरू कर देगा। ये सारे एनर्जी को ये काइनेटिक एनर्जी के रूप में बदलेगा और बहुत हाई स्पीड के साथ क्या होगा, मूव करना शुरू कर देगा। कैसे, रैंडम डायरेक्शन में। ठीक है, रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेकिन रैंडम डायरेक्शन में तुम देखो कि अगर मूव कर रहा है, तो अगर हम किसी भी पार्टिकल का या हर इलेक्ट्रॉन का हम लोग एवरेज वेलोसिटी का बात करें, ठीक ना, अगर हम लोग मान लीजिए कि इसका वेलोसिटी है u1, इसका है u2, इसका है u3, इसका है u4, इसका है u5, इस तरीके से सारे का जो है सो कुछ अलग अलग वेलोसिटी है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो रैंडम में लड़ेगा भिड़ेगा टकराएगा आएगा जाएगा, ऐसे चलता रहेगा कहानी। तो इसका जो u एवरेज हो जाएगा, बट u एवरेज, आप ध्यान दीजिएगा, मैं एवरेज वेलोसिटी का बात कर रहा हूँ, वेक्टर लगा दिया। अब ये वेलोसिटी है, तो इसका जो u एवरेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि रैंडम मोशन में चल रहा है, तो चलते चलते एक इलेक्ट्रॉन फिर से कभी ना कभी ऐसा होगा कि चलते चलते ये अपने मीन पोजीशन पे दोबारा वापस आएगा। और जब मीन पोजीशन पे दोबारा वापस आ गया, इसका मतलब इसका एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया, 0। अब देखो कि अगर हमको यहाँ से एवरेज वेलोसिटी लिखना है, अगर हमको एवरेज वेलोसिटी लिखना है तो इस u एवरेज को ये बताओ कि इस u एवरेज को, मान लो कि इसमें n इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un और बाई नंबर ऑफ टर्म्स n से डिवाइड कर दूं, इतना लिख सकता हूं कि नहीं, इक्वल टू ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है हमेशा ही कि किसी भी थर्मल एनर्जी के कारण जो इलेक्ट्रॉन का स्पीड होता है, इसे क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड के। और इसे हम लोग, इस स्पीड को हम लोग थर्मल स्पीड भी बोलते हैं। इस स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल स्पीड भी। ये स्पीड है, ध्यान देना,
लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं एवरेज, वो वेलोसिटी का बात कर रहे हैं। ये एवरेज वेलोसिटी कितना होगा? 0 होगा। क्यों भाई? कि ये कोई मेटल था, इसका इंटरनल टेम्परेचर कम था, एक्सटर्नल टेम्परेचर ज्यादा था, तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट जाएगा, इसको हीट एनर्जी मिलेगा इलेक्ट्रॉन को। और एक इलेक्ट्रॉन को अगर थोड़ा भी एनर्जी मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में ये बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाएगा, और बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाएगा तो ये बहुत हाई स्पीड से क्या करेगा? रैंडमली मोशन करने लगेगा। रैंडम मोशन करने लगेगा, इसका स्पीड बहुत ज्यादा हाई होता है, कितना? करीब करीब 10⁵ मीटर पर सेकंड के आसपास में। लेकिन अगर हम एवरेज वेलोसिटी का बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना शुरू किया, चलते 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 सबसे लड़ते भिड़ते, फिर कभी ना कभी ये यहाँ पर जरूर आएगा। तो जब आएगा तो भाई साहब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। और डिस्प्लेसमेंट तो इसका जो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0। मतलब अगर सबके एवरेज वेलोसिटी को भी हम लेंगे तो कितना आएगा? 0। क्यों? देखो, कोई फॉरवर्ड वेलोसिटी कर रहा है तो कोई बैकवर्ड भी कर रहा है, कोई अपवर्ड कर रहा है तो कोई डाउनवर्ड भी कर रहा है। हर वेलोसिटी एक दूसरे को कैंसिल करेगा और नेट एवरेज वेलोसिटी कितना बचेगा? 0 बचेगा। इतनी बातें समझ में आ रही है? अब अगले केस में हम क्या कर रहे हैं कि अब हम अगले केस में क्या कर रहे हैं कि ये जो आपका कंडक्टर था, ये जो आपका कंडक्टर था, इस कंडक्टर में हम लोग क्या कर रहे हैं? अब की बार एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दे रहे हैं। अब की बार इस कंडक्टर में क्या कर रहे हैं? एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दे रहे हैं। ये आपका कंडक्टर था, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे, इसमें आपके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे जो रैंडम मोशन कर रहे थे, ठीक ना? इस कंडक्टर में आपके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे, जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे? रैंडम मोशन कर रहे थे। ये सारे इलेक्ट्रॉन कैसे मोशन में थे? रैंडम मोशन में थे। ये इधर उधर अपना भटक रहे थे, लेकिन इसका जो रैंडम मोशन का जो स्पीड था, ये क्या था? बहुत हाई स्पीड था। लेकिन जो इसकी एवरेज वेलोसिटी थी, ये एवरेज वेलोसिटी कितनी थी इसकी? 0 थी। बातें समझ में आ रही है? ये जो इसका रैंडम मोशन का जो स्पीड था, ये था क्या इसका? बहुत ज्यादा था, ठीक है ना? इसमें क्या था भाई? ये क्या था कि इसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन। किसमें है? रैंडम मोशन में है। किसके कारण? रैंडम मोशन ड्यू टू थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? रैंडम मोशन के साथ चल रहा है, ठीक ना? अब हम क्या किए कि इस कंडक्टर में, अब हम क्या किए कि इसी कंडक्टर में, अब हम क्या किए कि इसी कंडक्टर में जो है, तो इसी कंडक्टर में हम लोग क्या किए कि इसी कंडक्टर में अब हम लोग क्या करेंगे कि एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे। मान लो वही वाला कंडक्टर है, वही वाला कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर में हम क्या किए कि बाहर से, हम इसी वाले कंडक्टर में क्या किए कि बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मान लीजिए कुछ, इलेक्ट्रिक फील्ड ये लगा दिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा? ऐसा, अवे फ्रॉम द चार्ज। और इसको हम बोल दिए क्या कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने बाहर से लगाया है ना? अब आप ये बात जानते हैं क्या कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू को रखते हैं तो ये क्यू पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और अगर आप किसी नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू को रखते हैं तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितने के बराबर में होता है? क्यू ई के बराबर, है ना? तो फोर्स लगेगा मतलब एक्सीलरेशन होगा, फोर्स लगेगा मतलब एक्सीलरेशन होगा। अब देखो कि F इक्वल टू, तुम ये भी जानते हो कि ये क्या होता है? ma। तो यहाँ से अगर एक्सीलरेशन का बात करोगे तो ये कितना हो जाएगा? F/m हो जाएगा कि नहीं? F/m। अगर यहाँ पर हम लोग एक्सीलरेशन का बात करें तो F कितना आया है भाई? QE के बराबर में, और नीचे मास कितना? ये चीज हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ये चीज हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अब देखिए कि जब इन चीजों को हम लोगों ने पीछे पढ़ा, इन सारे बातों को हम लोग पीछे से जानते हैं। अब देखिए कि इन बातों में हमने क्या किया कि इस कंडक्टर पर, अब हमने क्या किया इस पर कि नाउ वी अप्लाई, now we apply an external, now we apply an external electric field, now we apply an external electric field, electric field
across the end of conductor, across the ends of कंडक्टर, कि इस कंडक्टर के सिरों पर हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जो पहले रैंडम मोशन में थे वो सारे एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसका मतलब जो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जैसे ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जो पहले रैंडम मोशन में थे, ये सारे इलेक्ट्रॉन अब किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे। क्यों? कि भाई साहब अब इस पर फोर्स लगने लगा, पहले से किसी भी तरह का इस पर फोर्स नहीं लग रहा था, लेकिन जो ये सारे इलेक्ट्रॉन अपने रैंडम मोशन में पहले थे, ये सारे इलेक्ट्रॉन अब क्या आपको दिखने लगेंगे, ये सारे एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ये मोशन करने लगेगा। ये फोर्स आपको देखने को मिलेगा किसके कारण? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा किधर? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पर, जो कि नेगेटिव चार्ज पर के कारण होता है। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिवली चार्ज होता है और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो जैसे ही हम इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, क्या होगा? ऑल इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। कैसा डायरेक्शन में? तो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक ना? तो नाउ वी अप्लाई एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। ठीक ना? तो इसमें क्या होगा कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। कैसे? तो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ई एक्सटर्नल। मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है? सारा इलेक्ट्रॉन एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। एंड नाउ एंड स्टार्ट्स moving in the direction opposite to external, direction opposite to external इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ये क्या करने लग जाएगा? मूव करने लग जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करें कि यहां पर कह रहे हैं क्या कि ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा जरा सा देख लेते। तो आप जानते हैं कि F इक्वल टू कितना होता है? QE होता है। F इक्वल टू क्या होता है? QE। तो जब F इक्वल टू QE होगा भाई, तो यहां पर अगर हम लोग F इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखेंगे तो ये F इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना है? इस पर चार्ज कितना है? इलेक्ट्रॉन E के बराबर में। फोर्स इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है? E के बराबर में। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन पर है तो Q के जगह पर E लिखाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड E लगाए हैं तो ये जो E इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, इस पर ये कितना लगेगा? E इंटू ई के बराबर में इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। क्यों? कि आप जानते हैं कि F इक्वल टू कितना होता है? QE। तो फोर्स कितना लग रहा है? चार्ज इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? E। मतलब एक QE के बराबर में इस पर फोर्स लगेगा। ध्यान रहे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इतनी बातें समझ में आ रही है? अब देखिए कि अगर हम लोग फिर यहां से बात करें तो ये देखे क्या कि जो F लग रहा है इस पर, जो फोर्स लग रहा है इस पर, ये F कितना लग रहा है? E इंटू ई के बराबर में, है ना? तो अगर हम लोग यहाँ बात करें F के जगह पर, तो F के जगह पर ma लिख सकते हैं इक्वल टू E इंटू ई, और यहाँ से A इक्वल टू हम लोग E इंटू ई बाई m लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो होगा क्या चीज कि आफ्टर सम टाइम, जब ये कहानी हो चुकी थी तुम्हारी, जब ये कहानी तुम्हारी हो चुकी थी, क्या इलेक्ट्रॉन पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लग गया था।
अब कुछ समय में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन सारे मूव करते करते यहाँ पे जम जाएंगे। तो जम जाने के बाद क्या होगा ये देखो, और जम जाने के बाद क्या होगा, तो आफ्टर सम टाइम होगा ये कि इस सारे कंडक्टर पे जो आपने लगाया था इलेक्ट्रिक फील्ड, इस सारे कंडक्टर पे जो आपने लगाया था इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके कारण इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ। और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट होने से इस कंडक्टर पे क्या होगा कि सारे इलेक्ट्रॉन बहते बहते जो है तो यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज जो है सो नेगेटिव चार्ज का एक जमावड़ा बना लेंगे। क्यों कि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पर क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज का जमावड़ा बन जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा कि एक पॉजिटिव चार्ज का उतना ही बड़ा जमावड़ा बन जाएगा। क्यों भाई, कि यहाँ से जो है सो इलेक्ट्रॉन गया है, तो जिधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा उधर पॉजिटिव चार्ज का टेंडेंसी होगा, और जिधर इलेक्ट्रॉन आएगा उधर नेगेटिवली चार्ज का टेंशन होगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आफ्टर सम टाइम, ठीक ना, आफ्टर सम टाइम्स चार्जेस एकोमोडेट। एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, एक जमावड़ा लगा देना, ठीक ना। एकोमोडेट एकोमोडेट एट द टर्मिनल्स ऑफ एट द टर्मिनल्स ऑफ कंडक्टर, टर्मिनल्स ऑफ कंडक्टर, ठीक ना। अच्छा, आप ये भी जानते हैं कि जो नॉर्मल स्टेट में हम लोग बात कर रहे थे, नॉर्मल स्टेट में जो यहाँ पर ई इनसाइड द कंडक्टर होता है, इनसाइड द कंडक्टर हम लोग कितना पढ़े हुए हैं, 0, कि अंदर किसी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है किसी भी मेटल के अंदर में जब चार्ज क्या हो, रेस्ट पे हो, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ भाई कि नॉर्मल स्टेट में अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, लेकिन अब क्या हुआ कि कुछ देर जब छोड़ दिए हम लोग, तो चार्ज क्या हुआ, दोनों टर्मिनल पे जम गया, एक टर्मिनल पे नेगेटिव चार्ज और एक टर्मिनल पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब होगा क्या कि इस चार्ज के सिस्टम के कारण अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इस चार्ज के सिस्टम के कारण क्या होगा, अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अभी मैंने इस पर क्या किया हुआ है, तो क्या किया हुआ है, तो इस पे बाहर से एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ है, और ये सारा कट काम जो हुआ है वो किसके कारण, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही हुआ। तो चार्ज एकोमोडेट एट द टर्मिनल ऑफ कंडक्टर एंड एंड ड्यू टू ड्यू टू दिस चार्ज एंड ड्यू टू दिस चार्ज एन इलेक्ट्रिक फील्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड induced inside the कंडक्टर, जिस कंडक्टर के अंदर में पहले किसी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, अब उसके अंदर में भी क्या हो रहा है, एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जा रहा है ना। उसके अंदर में एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो जिसका डायरेक्शन किधर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा किधर होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। ये हो जाएगा क्या, ई इंड्यूस्ड, ये हो जाएगा क्या, ई इंड्यूस्ड। और ये भी देखो कि इनसाइड द कंडक्टर इसका डायरेक्शन क्या है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन, ठीक ना। इनसाइड द कंडक्टर अपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक ना। लेकिन अब क्या है, अब है ये क्या कि पॉजिटिव चार्ज यहां जम करके रुका हुआ है, नेगेटिव चार्ज यहां जम करके रुका हुआ है। कंडीशन पूरी की पूरी इक्विलिब्रियम की है, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, इसका मतलब ये इंड्यूस्ड जितना है एक्सटर्नल भी इतना है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है तो है क्या तुम्हारे साथ हुआ, तो सिंस द चार्ज इज accommodate at the
टर्मिनल। जब टर्मिनल पे चार्ज एकोमोडेट है तो इसका मतलब ये है क्या, द इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये है कि द इक्विलिब्रियम कंडीशन, इसका मतलब है कि टर्मिनल पे है, इसका मतलब इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ये सारे किस में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम का मतलब एफ नेट जीरो और ई नेट भी कितना, जीरो। तो एफ नेट या ई नेट यहाँ पर जीरो हो, इसका मतलब ये हुआ कि जितना एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है उतना ही इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है ना। तो इस कंडीशन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इस कंडीशन के लिए क्या हम लोग लिखेंगे कि जो आपका ई एक्सटर्नल है ये इक्वल टू हो जाएगा ए इंड्यूस्ड के मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए किसी एक के पीछे क्या लगाएंगे, माइनस साइन लगाएंगे। बात समझ में आ रहा है क्या हो रहा है भाई। हो ये रहा है कि यहाँ पर जब हमने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना शुरू हो गया था इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन। हुआ यूं कि इस पूरे टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन आके जम गया, तो इसके अपोजिट टर्मिनल पे क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आकर के जम जाएगा। अब हुआ ये कि इस चार्ज के जमावड़े के कारण इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, किधर, पॉजिटिव से नेगेटिव के तरफ, जिसको हमने क्या बोला, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोला। इसका डायरेक्शन एक्सटर्नल के अपोजिट डायरेक्शन। अब रुकने के बाद तो पूरी कहानी रुकी हुई है ना, अब रुकने के बाद क्या है, पूरी कहानी रुकी हुई है। तो जब पूरी कहानी रुकी हुई है इसका मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन को अटेन कर रहा है, और इक्विलिब्रियम कंडीशन को अटेन कर रहा है इसका मतलब एक्सटर्नल और इंड्यूस्ड दोनों क्या है, बराबर है, और अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए क्या लिखा है, माइनस साइन के साथ लिखा है। इतनी बातें समझ में आ रहा है, ठीक ना। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर क्या रहे हैं, अब कर रहे हैं ये कि जो तुम्हारा कंडक्टर था, जो तुम्हारा कंडक्टर था अभी, उस कंडक्टर में था क्या भाई, तो दो टर्मिनल थे और इस दोनों टर्मिनल पर चार्ज का जमावड़ा लगा हुआ था। इस दोनों टर्मिनल पर क्या था, चार्ज का जमावड़ा लगा हुआ था, इधर नेगेटिव चार्ज का और इधर कैसे चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज का। ये जमावड़ा था कैसा, नेगेटिव चार्ज का, और ये जमावड़ा था कैसा, पॉजिटिव चार्ज का, ठीक ना। ये नेगेटिव चार्ज का जमावड़ा और यहाँ पर कैसे चार्ज का जमावड़ा, पॉजिटिव चार्ज का जमावड़ा। अब इसमें अभी तक जो था ये मैंने क्या किया था, एक बाहर से लगाया था ई एक्सटर्नल, और इसके अंदर में था एक क्या, ई इंड्यूस्ड। ये दोनों क्या था, बराबर था। ई एक्सटर्नल और ई इंड्यूस्ड ये दोनों क्या था, बराबर था। लेकिन हम अब क्या कर रहे हैं कि नाउ वी कनेक्ट a battery. Now we connect a battery with the terminals of कंडक्टर। अब इस कंडक्टर के टर्मिनल के साथ जो है, तो मैंने क्या किया, एक बैटरी जोड़ा। जैसे ही मैं इस बैटरी को जोड़ूंगा, देखो इसके साथ क्या होगा, ये पहले वाली स्थिति थी। मैं जैसे ही इस बैटरी को जोड़ूंगा इसके साथ, मैं जैसे ही इसके साथ बैटरी जोड़ूंगा, तो बैटरी में जोड़ रहा हूं कुछ ऐसे, बैटरी में जोड़ रहा हूं कुछ ऐसे, ये रहा इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ऐसा कुछ इसका नेगेटिव टर्मिनल, ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। इसके बीच में लगा दिया कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस भी, ये है इसका पॉजिटिव और ये है इसका नेगेटिव। अब ये बैटरी का काम क्या होता है भाई, पिछले चैप्टर में पढ़े हैं। इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाना। इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाना। अब क्या होगा कि इधर से, यहां से जो इलेक्ट्रॉन का जमावड़ा था, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आने लग जाएंगे और इलेक्ट्रॉन ऐसे चलने लग जाएंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऐसे चलने लग जाएगा। चलते चलते ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, यहाँ, यहाँ, और फिर से चला जाएगा इस टर्मिनल पर। जैसे बैटरी से कनेक्ट किए, बैटरी ने इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना शुरू किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठा और इस पोटेंशियल के कारण चल करके इस टर्मिनल पर हुआ। तो जब हम लोगों ने कनेक्ट किया कंडक्टर से, तो हुआ क्या कि यहाँ पर मान लो पहले था चार्ज कितना, यहाँ पर था चार्ज कितना, माइनस क्यू, यहाँ पर चार्ज था कितना, माइनस क्यू, और यहाँ पे चार्ज था कितना, प्लस क्यू। तो यहाँ पे माइनस क्यू, वहां पे प्लस क्यू होगा।
अब ये चार्ज यहाँ से बहने लगेगा, तो ये जो प्लस क्यू था यहाँ पे पहले, सॉरी माइनस क्यू जो था यहाँ पे पहले, ये माइनस क्यू क्या होगा, धीरे धीरे घटने लगेगा, है कि नहीं। और ये माइनस क्यू इधर जा रहा है, तो इस पॉजिटिव को भी ये क्या करने लगेगा, प्लस क्यू को भी धीरे धीरे घटाने लगेगा, है ना। तो जैसे ही हमने देखा कंडक्टर से जोड़ा, तो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स फ्लोइंग, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बहना शुरू कर देता है। किधर से, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल की तरफ बढ़ता है। आप देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, हाइयर टू लोअर ये डायरेक्शन है ना। तो ये जो है सो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बहाना शुरू कर देगा। किधर से, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इधर का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, लोअर पोटेंशियल होगा। और इधर का जो पोटेंशियल है पॉजिटिव है, तो ये कैसा पोटेंशियल होगा, हाइयर पोटेंशियल होगा। पॉजिटिव के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव के कारण नेगेटिव पोटेंशियल। नेगेटिव हमेशा कम रहेगा, पॉजिटिव हमेशा ज्यादा रहेगा। तो नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बहना शुरू कर देगा। और होगा क्या, and hence the magnitude of charge, and hence the magnitude of charge starts decreasing, starts decreasing at both the टर्मिनल्स, दोनों ही टर्मिनल्स पर क्या होगा, बोथ द टर्मिनल्स, दोनों ही टर्मिनल पे क्या होगा भाई, कि चार्ज गिरना शुरू हो जाएगा, चार्ज डिक्रीज होने लगेगा। अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, E इक्वल टू आप पढ़े हुए हैं कितना, के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना। तो जब चार्ज घटने लग जाएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होने लगेगा, घटने लग जाएगा। तो इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या होगा कि टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन घटने लग गया, मतलब चार्ज घटने लग गया, हेंस द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इस चार्ज के कारण बना है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो डिक्रीजेस। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। यहां से चार्ज घटने लगा, जिसके कारण ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होने लग गया, घटने लग गया। अभी तक ये बराबर था दोनों, जैसे ही तार से जोड़े इलेक्ट्रॉन बहने लग गया, चार्ज दोनों तरफ घटने लग गया। क्योंकि भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो चार्ज लेके निकलेगा, नेगेटिव चार्ज लेके निकलेगा, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज घटने लगा। यहाँ पर आया पॉजिटिव के साथ मिल मिल करके अपना मस्ती करने लगेगा, अपना न्यूट्रल होता जाएगा। यहाँ पर भी चार्ज क्या हो गया, घटने लगा। अब जब दोनों टर्मिनल पे चार्ज घटेगा, तो ई इंड्यूस्ड भी क्या होने लगेगा, घटने लग जाएगा। अब जब ई इंड्यूस्ड घट जाएगा, तो अब ई एक्सटर्नल अभी भी भारी पड़ेगा कि नहीं, दोनों बराबर था, एक्सटर्नल के साथ अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन इंड्यूस्ड क्या होने लगा, घटने लगा। तो जब इंड्यूस्ड करंट घटने लग जाएगा, तो इंड्यूस करंट जब घटने लग जाएगा भाई, तो इंड्यूस करंट जब घटने लग जाएगा, तब तुम्हारा बचेगा ई नेट, या इसी को तुम बोलोगे क्या, ई। तो ई नेट कितना बचेगा, देखो एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा है, ई इंड्यूस्ड कम है, ज्यादा में से कम वाले को घटाएंगे, नेट डायरेक्शन किधर रहेगा, ज्यादा वाले की तरफ। तो अब जो ई नेट या ई जो बचेगा तुम्हारा, जो ई नेट या ई जो बचेगा, वो क्या बचेगा, ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड। और ये जो हो जाएगा किसके डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ ई एक्सटर्नल, एक्सटर्नल के डायरेक्शन में ये ई नेट एक्सपीरियंस करेगा। मतलब अब क्या कहानी है, अब कहानी है कि जो अपना कंडक्टर है, जो अपना कंडक्टर है, ये कंडक्टर आपका, ये वाला कंडक्टर, ये आपका जो है, तो ये अब इसमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम हटा दिए, हटा दिए। अब एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड बचा, जिसका नाम रहा क्या, ई नेट, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ई। किधर रहा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। अब देखिए कि यहां से
अभी भी जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कंडक्टर में तो है, अभी भी जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कंडक्टर में है। फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा कि ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है तो पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे। पार्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होंगे, मूव करते रहेंगे, अभी भी इलेक्ट्रॉन है तो सारे पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे। था क्या भाई, तो यहाँ पर था नेगेटिव चार्ज का जमावड़ा और यहाँ पर था कैसा चार्ज का जमावड़ा, पॉजिटिव चार्ज का जमावड़ा। यहाँ पर था नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर था कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का एक जमावड़ा था, जिस जमावड़े के कारण अब यहाँ से जब मैंने तार जोड़ दिया तो तार जोड़ने से क्या हुआ कि यहाँ दोनों जगह पर चार्ज घटने लगा और इलेक्ट्रॉन बहने लगा इस रास्ते में, लोअर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन बहने लगा था। ये फिर न्यूट्रल होना शुरू होगा, लेकिन क्या सारे इलेक्ट्रॉन इसके शिफ्ट हो जाएंगे, नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आया, फिर क्या होगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इधर की तरफ ये एक्सीलरेट होगा, फोर्स एक्सपीरियंस करें, ठीक ना। नाउ नाउ अब क्या होगा कि नाउ इलेक्ट्रॉन्स inside the conductor also experience an इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कितना, F इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E और इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट कितना, E के बराबर में, कितना का, ये होगा क्या, इंक्रीज द नाउ E इनसाइड द कंडक्टर आल्सो एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, F इक्वल टू इतना, F इक्वल टू होता है कितना, ma बराबर कितना हो जाएगा EE, और यहाँ से A एक्सीलरेशन जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, EE बाय m। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि A जो है ये क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो आपका E है ये है क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक ना। और m जो है ये m क्या होगा, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर में होगा। क्यों कि F इक्वल टू एम एल हो गए तो इलेक्ट्रॉन के एक्सीलरेशन का बात कर रहे हो तो मास भी किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा। अब देखिए कि फोर्स एक्सपीरियंस किया इसका मतलब एक्सीलरेशन होगा, और एक्सीलरेशन होगा तो ये क्या होगा, वेलोसिटी इसका बढ़ेगा, जैसे जैसे ये एक्सीलरेट करेगा इसका क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगा। तो अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ये देखिए इसके बाद क्या होगा कि द इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्सीलरेटेड, द इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्सीलरेटेड and hence its velocity increases, and hence its velocity क्या होगा, increase करेगा, and hence its velocity increases। एक्सीलरेशन होगा किसी चीज में तो वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन सोचिए कि क्या इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से थर्मल एनर्जी मिलना बंद हो गया है, अभी भी तो ये सराउंडिंग में ही है, इसको थर्मल एनर्जी मिल ही रहा है। तो थर्मल एनर्जी अभी भी मिल ही रहा है तो ये एक्सीलरेट हो रहा है तो एकदम जुई से पहुंच जाना चाहिए यहाँ पर, लेकिन नहीं, थर्मल एनर्जी अभी भी मिल रहा है तो ये रैंडम मोशन में अभी भी है, रैंडम मोशन में अभी भी है, कोलिजन अभी भी हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, तो वेलोसिटी इंक्रीजेस, बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना ध्यान, बट ड्यू टू थर्मल एनर्जी, it is also in random motion, and collides with रैंडम मोशन में है, टकरा रहा है किसके साथ, तो कोलाइड्स विथ एक टर्म आता है क्या, कर्नल्स। इस कर्नल्स को क्या बोलते हैं, इस कर्नल्स को जो बोलते हैं वो अदर इलेक्ट्रॉन और
न्यूक्लियस। दूसरे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, टकराता रहेगा लगातार इस एटम के अंदर में, इस क्रिस्टल के अंदर में। और जब टकराता रहेगा भाई, तो इस टकराने के साथ साथ क्या होगा, इट्स फाइनली फाइनली इट्स वेलोसिटी वेलोसिटी डिक्रीजेस। टकराने से क्या होगा, डिक्रीजेस ड्यू टू कोलिजन। कोलिजन के साथ क्या होगा, इसका वेलोसिटी डिक्रीज करने लगेगा। क्या बोला, एक्सीलरेशन तो एक्सपीरियंस करेगा, कितने का एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस करेगा, तो ई बट्टा एम का एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस करेगा। तो ये क्या होगा भाई, इसका वेलोसिटी बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन इसको बाहर से अभी भी हीट एनर्जी मिल रही है, तो मिल रही है, तो ये रैंडम मोशन में भी है, बढ़ा अचानक से धड़ाम से टकराया। किसके साथ टकरा सकता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, दूसरे न्यूक्लियस के साथ। और इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, क्या, कर्नल्स। इसके लिए एक यूज किया जाता है कर्नल्स, आर्मी वाला कर्नल नहीं है। अब क्या होगा, टकराने के बाद क्या होगा, इसका वेलोसिटी फिर से डिक्रीज कर जाएगा टक्कर के कारण। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी कह रहा है उठो और चलो, फिर उठेगा, फिर चलेगा, फिर वेलोसिटी बढ़ा, फिर टकरा गया, फिर गिरेगा। इस तरीके से क्या होगा, एक्सीलरेट होगा, लेकिन टकराने के कारण इसका वेलोसिटी क्या होता जाएगा, गिरता भी जाएगा। उठा, चला बहुत तेज, फिर गिरा, फिर उठा, फिर चला बहुत तेज, फिर गिरा। इस तरीके से होगा क्या, इस तरीके से होगा क्या, हेंस इट्स मूव, हेंस इट नहीं लिखना, हेंस द इलेक्ट्रॉन, हेंस द इलेक्ट्रॉन moves inside the conductor, inside the conductor with a constant velocity, constant velocity। और ये कांस्टेंट वेलोसिटी लगभग होता है 10 का पावर -4 मीटर पर सेकंड के आसपास का। देखो इसका रैंडम स्पीड बहुत ज्यादा था, 10 का पावर 5 मीटर पर सेकंड। और ये जिस रैंडम वेलोसिटी से बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है टकराने के कारण, उसी वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा इतने से, नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है। बात समझ में आया, ये पूरा मैकेनिज्म है इसका, क्या कि एक्सीलरेट होगा, कितने एक्सीलरेशन से, इतने एक्सीलरेशन से। तो एक्सीलरेशन होने के कारण क्या होगा, इसका स्पीड बढ़ेगा, वेलोसिटी इसका बढ़ेगा, लेकिन आगे फिर किसी ना किसी से ये तुरंत टकरा जाएगा। तो टकरा जाएगा, तो इसे टकराने के कारण इसका वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज भी हो जाएगा। फिर उठेगा, फिर चलेगा, फिर टकरा जाएगा, फिर उठेगा, फिर चलेगा, फिर टकरा जाएगा। तो एक्सीलरेशन के कारण वेलोसिटी बढ़ रहा है, लेकिन टकराने के कारण क्या होता है, इसका स्पीड गिर भी रहा है। तो गिर भी रहा है, तो इससे क्या होगा, ये एक फाइनली क्या होगा, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाएगा। समझ में आ रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ने लग जाएगा। और उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को, जो कितना होता है, करीब करीब 10 का पावर -4 मीटर पर सेकंड का बहुत छोटा वेलोसिटी है, इसी को क्या हम लोग बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब अगले दिन हम लोग जानेंगे क्या, अगले दिन हम लोग जानेंगे क्या, डेरिवेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, कि क्या है डेरिवेशन इसके लिए, ठीक ना। डेरिवेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये हम लोग पढ़ेंगे क्या अगले दिन, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हम लोग डेरिवेशन कैसे निकालते हैं, टर्म कैसे निकाला जाता है, इन सारे चीज़ों पर हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। आज पूरा का पूरा आपको क्या समझाया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैकेनिज्म समझाया। देखिए इस मैकेनिज्म में मैं शुरू से क्या बोला, मैं बोला क्या कि कोई भी, पिछले दिन ये सब पढ़े थे, इसके बाद आज मैं क्या बोला, क्लासिकल थ्योरी क्या कहता है, कहता है कि कोई भी कंडक्टर इसीलिए है क्योंकि उसके पास बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है। और कोई भी मेटल नॉर्मली सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे रहता है, क्योंकि आप किसी भी मेटल को छुइए नॉर्मली तो वो कैसा लगेगा, ठंडा लगेगा। आकर के कोई लोहा छुओ, ग्रिल, तुमको कैसा लगेगा, ठंडा लगेगा। इसका मतलब क्या है कि इसका टेम्परेचर हमारे टेम्परेचर से क्या है, कम है। तो नॉर्मल टेम्परेचर इसका कम होगा, तो इसमें जो थर्मल एनर्जी है, जो हीट एनर्जी है, ये क्या होगा, बाहर से अंदर की तरफ मिलेगा। किसको मिलेगा, इलेक्ट्रॉन को।
इलेक्ट्रॉन छोटा सा चीज, थोड़ा सा एनर्जी मिला कि पागल हो गया, पागल हो गया, रैंडम मोशन में घूमने लगा, रैंडम मोशन में घूमने लगा तो इसका बहुत हाई स्पीड होता है, 10⁵ मीटर पर सेकंड से स्पीड, एकदम जू 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 घूम रहा है। लेकिन हुआ क्या कि ये टकरा भी रहा है एक दूसरे से, और रैंडम मोशन में कोई आगे जा रहा है तो कोई पीछे भी जा रहा है, कोई ऊपर नीचे से जा रहा है तो कोई नीचे भी जा रहा है। इस तरीके से हर वेलोसिटी एक दूसरे को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है, और इसका नेट एवरेज वेलोसिटी जो मिलता है वो कितना, स्पीड अभी भी उतना ही है लेकिन वेलोसिटी एवरेज कितना, 0। एवरेज वेलोसिटी ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद में क्या बोला कि नॉर्मल कंडीशन पे अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। अभी तक हम लोग यही चीज पढ़ते आए हैं कि किसी भी कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। हमने किया क्या, हमने किया क्या कि एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, पहले रैंडम में था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही लगाएंगे सारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और एक नंबर सज जाएगा एक डायरेक्शन में। कुछ देर के बाद क्या होगा, ये चलते चलते सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा हो जाएंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा और वहां पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। चलो भाई बन गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और वहां पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज। अब जिस कंडक्टर के अंदर में पहले इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था तो यहाँ चार्ज बन गया है टर्मिनल पे, और चार्ज के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जनरेट हो जाएगा, इधर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इसी को क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब रुक गया है पूरी कहानी, चार्ज जमा होकर के क्या हुआ है, रुक गया है। रुक गया इसका मतलब कंडीशन किसका, इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम का कंडीशन का मतलब जितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए क्या लगाया, माइनस साइन लगाया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मैंने क्या किया कि इस टर्मिनल में जहां पर चार्ज पहले जमा हुआ था उसको क्या किया, एक बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी का काम क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन को घुमाना। इधर तो नेगेटिव चार्ज हमेशा लोअर से हायर पोटेंशियल में घूमता है और पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल में। तो पॉजिटिव चार्ज नाम का तो कुछ होता ही नहीं है खैर मेटल के अंदर में, वो खाली जगह होता है। तो मान लो आगे खाली जगह है और हम जैसे जैसे मान लो यहाँ से वहां तक गोला बनाया हुआ है, गोला पॉजिटिव चार्ज, हम नेगेटिव चार्ज, तो हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ऑटोमेटिक लगेगा कि गोला पीछे छूटता जा रहा है। तो नेगेटिव चार्ज आगे बह रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इसके अपोजिट डायरेक्शन में बहेगा। क्या हुआ भाई कि चार्ज एकोमोडेट हुआ, जैसे ही बैटरी से जोड़े इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू हो गया। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू हो गया मतलब यहाँ से नेगेटिव चार्ज का वैल्यू गिरने लगा और ये पॉजिटिव में जाके मिलने लगा, तो इसका भी वैल्यू क्या होने लगा, जब गिरने लगेगा तो फाइनली क्या होगा, ये ई इंड्यूस्ड डिक्रीज करने लगेगा, क्योंकि चार्ज डिक्रीज कर रहा है। जब ई इंड्यूस्ड डिक्रीज कर जाएगा तो जो फाइनल नेट बचेगा वो एक्सटर्नल उतना ही था, एक्सटर्नल में से इंड्यूस्ड को घटा देंगे, ज्यादा वाले की तरफ डायरेक्शन रहेगा। अब मैं क्या बोला कि ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी ई, क्यू ई के बराबर में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। एफ इक्वल टू एम ए होता है तो एक्सीलरेशन कितना होगा, ई बाई एम। अब इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड हो रहा है मतलब इसका वेलोसिटी लगातार क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन 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 रुकिए, क्या इस कंडक्टर को अभी बाहर से हीट मिलना बंद हो गया, नहीं हुआ बंद। तो नहीं हुआ तो ये रैंडम मोशन में भी है, तो एक्सीलरेशन के कारण बढ़ा बहुत तेजी में, लेकिन आगे किसी न किसी कर्नल के साथ, किसी न किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, किसी न किसी इलेक्ट्रॉन के साथ, किसी न किसी न्यूक्लियस के साथ ये टकरा गया। टकराएगा फिर से क्या होगा, वेलोसिटी गिर जाएगा। वेलोसिटी जब गिरा लेकिन एक्सीलरेशन तो है, फिर उठेगा, फिर चलेगा, स्पीड बढ़ा, फिर टकरा गया, फिर गिरा। फाइनली होगा क्या कि एक्सीलरेशन इसका स्पीड बढ़ा रहा है, वेलोसिटी बढ़ा रहा है, लेकिन कोलिजन इसका वेलोसिटी क्या कर रहा है, गिरा रहा है। लास्टली होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन बहुत छोटे कंडक्टर के अंदर में जो है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लगता है, और इसी कांस्टेंट वेलोसिटी का वैल्यू कितना होता है, बहुत छोटा होता है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड के रेंज में। जबकि इसका स्पीड कितना था, अगर आपसे कोई पूछे कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ कंडक्टर, आप कहेंगे 10⁵ मीटर पर सेकंड। लेकिन आपसे कहे कोई कि वेलोसिटी इनसाइड अ कंडक्टर, तो ये वेलोसिटी जो होता है वो कितना, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड। देखिए बहुत बड़ा गैप है इसके बीच में, है ना। तो हमेशा टर्म याद रखना है, बहुत छोटे वेलोसिटी से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेगा, और जिस छोटे वेलोसिटी से ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। समझ में आ गया बात। अब इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए डेरिवेशन हम आपको अगले दिन दिखाएंगे, कुछ नया नया टर्म आपको पढ़ाएंगे, इतना पढ़ के आइएगा तो अगले दिन भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आप